किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद प्रिज्म चैंपियन सीमेंट, असली दम असली चैंपियन। एक्शन टीसा मजबूती जो सालों साल चले। एक्शन कैंपस जियो जिंदगी यारो। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और ऑर्थोवेट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्पररी दर्द निवारक नहीं बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। आगरा में यूपी प्रवासी दिवस का दूसरा दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया कैफे स्ट्रीट, मुगल म्यूजियम और हेरिटेज सेंटर का शिलान्यास। एनआरआई उद्योगपतियों के साथ ताजमहल का किया दीदार। कल्याण सिंह का जन्मदिन आज। जन्मदिन के बहाने लखनऊ पहुंचे कल्याण सिंह। सुबह से लगा बधाई देने वालों का तांता। जश्न के डूबे बीजेपी कार्यकर्ता। सियासी हलकों में बड़ी अटकलें। विधानसभा चुनाव में हो सकते हैं सीएम उम्मीदवार। पठानकोट में 79 घंटे से ऑपरेशन जारी। पठानकोट जाएंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। एनएसए अजीत डोभाल ने भी एक एनएसए से भारत पाक विदेश सचिव स्तर वार्ता पर अनिश्चितता के बादल बरकरार। कांग्रेस ने कहा पठानकोट पर हमला देश पर हमला। देश नीति साफ करे भारत सरकार। पीएम की लाहौर यात्रा पर भी उठाए सवाल। पठानकोट हमले के सिलसिले में गुरदासपुर एसपी सलविंदर और उनके दोस्त राजेश वर्मा होंगी एनआईए पूछताछ। सलविंदर ने कहा है मैं संदिग्ध नहीं पीड़ित हूं। केरल के पलक्कड़ में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार का हुआ अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ हुई अंतिम विदाई। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिजघाट पहुंचे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती। नमामि गंगे कार्यक्रम में की शिरकत। गंगा पर लगाई गई प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। प्रदूषण रोकने के लिए गंगा टास्क फोर्स की नियुक्ति की। चमोली के सेतोली में रोडवेज की बस खाई में गिरी। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 14 घायल। गोपेश्वर जा रही थी बस। बरेली में दंपति की धारदार हथियार से हत्या। सुभाष नगर के करौली गांव में बदमाशों ने हत्या कर शव को खेतों में फेंका। हत्या का आरोप दामाद पर। दहेज को लेकर चल रहा था विवाद। बदायूं में मामूली परिवार विवाद से दबंगों ने की 6 साल के बच्चे की पीटकर हत्या। बिनावा थाना क्षेत्र के चंद्रनगर खैरू गांव की घटना। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। सैफे महोत्सव में सोमवार की शाम रही नौटंकी के नाम। कलाकारों ने दिखाया अपने हुनर का जलवा। नृत्य संगीत की महफिल ने देर रात तक जमे रहे दर्शक। और खबरें विस्तार से। यूपी में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो सत्ता की 2 प्रमुख दावेदार पार्टियां एसपी और बीएसपी को सीधी चुनौती दे सके। ऐसे में कल्याण सिंह का अपने जन्मदिन के बहाने लखनऊ पहुंचने और बीजेपी के यूपी पदाधिकारियों से मिलने की कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का आज 84वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर कल्याण सिंह राजस्थान से विशेष रूप से लखनऊ आए हुए हैं। कल्याण सिंह के आवास पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके घर को फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता कल्याण सिंह को बधाई देने पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप में नाच रहे हैं। आज सुबह कल्याण सिंह के आवास पर हवन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद साक्षी महाराज ने भी शिरकत की थी। अपना जन्मदिन मनाने लखनऊ पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल कल्याण सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं के स्वागत से खुश नजर आए। उन्होंने दावा किया कि 2017 में यूपी चुनावों में बीजेपी सरकार बनाएगी। मीडिया के पूछे जाने पर कि क्या वो चुनावों में बीजेपी का चेहरा होंगे, कल्याण सिंह ने सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि बातचीत में कल्याण सिंह का यूपी प्रेम साफ झलक रहा था। इसमें तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 50-55 वर्ष तक लगातार मैंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया है और प्रत्येक जनपद के
हजारों लाखों कार्यकर्ताओं से मेरा व्यक्तिगत संपर्क रहा है, संबंध रहा है। मुझे खुशी होती है सबके बीच में आकर के अपनी बात कहने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। और मुझे तो राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की बहुत याद आती है। बाबू जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब किसी मुख्यमंत्री की तलाश होती है बीजेपी में उत्तर प्रदेश के लिए, तो सारी सुई आपके नाम के आगे आकर टिक जाती है। अगला जन्मदिन जब आपका होगा तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां होंगी, क्या आप ऐसी किसी भूमिका के लिए तैयार हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की? इतना ही कह सकता हूं कि 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। जनता सपा के शासन से उब चुकी है और बसपा का भी शासन वो देख चुकी है, और उनके सामने अब वो विकल्प के तौर पर केवल भारतीय जनता पार्टी है। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हुए मुझे लगता है कि अगली बार यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो भाजपा का ही बनेगा। सर, बिहार में जो चुनाव हुए, जिस तरह से बीजेपी को हार मिली है, उसके बाद से यहाँ ये चल रहा है कि किसी चेहरे को आगे रख करके उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भाजपा लड़े। आपको लगता है इस बात की आवश्यकता है रणनीतिक तौर पर? आपका कौन? मैं इससे देखिए इसलिए कुछ नहीं कहूंगा कि मेरी मर्यादा है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हूं। राजनीति में प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहूंगा, जितना कहते काफी कह दिया है। यूपी के 2017 के चुनावी समर में राजस्थान के राज्यपाल और यूपी में 2 बार मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं। बीजेपी को एक ऐसे नेता की तलाश है जो अखिलेश यादव और मायावती को चुनौती दे सके, और इसके लिए पार्टी के पास कल्याण सिंह से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि अपना जन्मदिन मनाने के लिए लखनऊ पहुंचने पर सियासी हलकों में कल्याण सिंह को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। अपना जन्मदिन मनाने लखनऊ पहुंचे बीजेपी नेता और राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल कल्याण सिंह को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी को यूपी में एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो पार्टी की कई जरूरतों को एक साथ पूरा कर सके। पार्टी हाईकमान को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो सीधे तौर पर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती से टक्कर ले सके। यूपी में 2 बार मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह भले ही संवैधानिक पद पर रहते हुए सक्रिय राजनीति से दूर हों, पर पिछड़े वर्ग का होने के साथ साथ वो प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा माने जाते हैं। ये लगता है कि राजस्थान में जो राजभवन का सुकून उन्हें पसंद नहीं आ रहा है और वो फिर से सक्रिय राजनीति में लौटना चाहते हैं। और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत लुभावनी है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद और लुभावना है, और उनके मन में ये महत्वाकांक्षा अभी कहीं न कहीं है कि उनको फिर से उम्मीदवार बनाया जाए और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके अलावा भी बीजेपी में बहुत दावेदार हैं। कल्याण सिंह बीजेपी के उन चंद नेताओं में से हैं जिनके सूबे में व्यक्तिगत जान पहचान है। नौकरशाही में उनकी प्रशासनिक क्षमता की चर्चा आज भी जब तब सुनाई देती है। अपनी सरकार में हुई भर्तियों की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के देने के लिए कल्याण सिंह आज तक याद किए जाते हैं। कल्याण सिंह में भी अभी भी क्षमताएं भरपूर उनके अंदर मौजूद है और कल्याण सिंह इस प्रदेश की मांग है कि कल्याण सिंह जैसा व्यक्ति अगर आएगा तो इस प्रदेश में सुशासन होगा, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटेगा, इस प्रदेश में किसान खुशहाली के रास्ते पर आएगा, इस प्रदेश का नौजवान विद्यार्थी ये सब खुशहाली के रास्ते पर जाएंगे, रोजगार की योजनाएं बढ़ेगी। बाबूजी कल्याण सिंह हमारे राम जन्म मंदिर के टाइम से ही हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में हैं यूपी में, और हम सभी युवा कार्यकर्ता चाहते हैं कि बाबूजी के जन्मदिन पे हम आए हुए हैं बाबूजी का उत्साहवर्धन करने कि बाबूजी को आगामी चुनाव में यूपी में सक्रिय भूमिका निभानी। कल्याण सिंह दलित नहीं है, लेकिन दलितों के लिए उन्होंने कई योजनाएं शुरू की। साथ ही पिछड़े वर्ग के होने के कारण वो राज्य की जातीय गोलाबंदी का जवाब दे सकने में समर्थ हैं। शायद इसलिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल और बीजेपी के प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के साथ कल्याण सिंह की रविवार को हुई मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।
चाहे बीजेपी के अब तक के सबसे बड़े मुद्दे राम मंदिर आंदोलन की बात हो या फिर हिंदुत्व की या फिर देश के सबसे बड़े सूबे में सुशासन के नारे की, इसमें कोई शक नहीं कि कल्याण सिंह बीजेपी के पोस्टर बॉय रहे हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह से पार्टी वयोवृद्ध नेताओं को सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में रख रही है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि 82 पार के कल्याण को पार्टी सक्रिय राजनीति में किस भूमिका में साथ रख सकती है। कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ समय के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन। और इस बीच सीधे नेता और उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कल्याण सिंह को यूपी चुनावों में बीजेपी का नेतृत्व सौंपने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी दिल्ली और बिहार और जैसा हर्ष यूपी में नहीं चाहती है तो उसे यूपी चुनावों में कल्याण सिंह को नेतृत्व की बागडोर सौंपनी होगी। साक्षी महाराज ने संवाददाता शिल्पी सेन से बातचीत में कहा कि किसी ओबीसी नेता की मदद के बिना यूपी में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। कल्याण सिंह के जन्मदिन पर उनको बधाई देने के लिए यहां बीजेपी नेता आए हैं, सांसद विधायक आए। हमारे साथ हैं सांसद साक्षी महाराज जी। साक्षी महाराज जी, आप बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं कल्याण सिंह जी को, लेकिन लग रहा है कि ये कोई ग्रैंड इवेंट है। कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि जिस तरह वालों को पता नहीं कब क्या लग जाए, ये तो मीडिया की भगवान ही जान सकता है। पर मैं ये जानता हूं कि माननीय कल्याण सिंह राजनीति के शिखर पुरुष हैं और माननीय कल्याण सिंह जी ने अपने शासनकाल में जो शासन इस प्रदेश को दिया था उसकी बच्चे से लेकर बूढ़े तक चर्चा है और लोग सपना जैसे देखते हैं क्या काश कभी माननीय कल्याण सिंह जैसा शासन हमें फिर दोबारा देखने को मिलेगा। आज उनका जन्मदिन है, सारे लोग बधाई देने के लिए आए हैं। मैं केवल बधाई देने नहीं आया हूं, अपनी उम्र भी देने के लिए आया हूं। भगवान करे मेरी उम्र आपने वो बात बता दी कि अगर बीजेपी के सुशासन की बात करें तो कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल को याद किया जाता है, लेकिन दो और बातें हैं। उन्हें एक तरह से हिंदुत्व का पोस्टर बॉय भी कहा जाता है। राम मंदिर आंदोलन जो बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है उसके भी वो नायक रहे हैं। तो किस तरह से इसको देखते हैं? एकदम सही का गौरव है, प्रसन्नता है। अयोध्या आंदोलन में से माननीय कल्याण सिंह जी का नाम निकाल दिया जाए तो शायद आंदोलन आधा रह जाएगा। माननीय कल्याण सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, या तो हनुमान जी के आगे राम भक्त हनुमान लिखा जाता था या इस देश में माननीय कल्याण सिंह के आगे राम भक्त श्री कल्याण सिंह के नाम का उपयोग किया जाता था और मंचों से कल्याण सिंह कहते थे मेरी राम लला से बात हुई है, अभी वर्षा नहीं होगी। वर्तमान में कल्याण सिंह जी संवैधानिक पद पर हैं, राज्यपाल के पद पर हैं, वर्तमान में संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन उनको लेकर के जिस तरह से एक उम्मीद कार्यकर्ताओं में दिख रही है, आप मानते हैं कि 2017 में वो तो एक संवैधानिक पद पर हैं। माननीय कल्याण सिंह तो कुछ नहीं कह रहे, ये तो जनता की भावना है, ये साक्षी महाराज की भावना है। साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं? ये तो आप अपने अनुमान लगा रही हैं। माननीय कल्याण सिंह महामहिम हैं, संवैधानिक पद पर हैं, वो सदा अपना जन्मदिन यहाँ मनाते रहे, उनके कार्यकर्ता मनाते रहे, जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है। पर कार्यकर्ताओं को अपनी भावना व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। मैं भी अपनी भावना व्यक्त करने के लिए आया हूँ। बिहार उत्तर प्रदेश से अभी जातीयता को समाप्त नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की लड़ाई ओबीसी दलित के बिना नहीं लड़ी जा सकती, अगर लड़ी जाएगी तो बेईमानी होगी। चलिए, तो ये हैं साक्षी महाराज जिनका सीधे ये संकेत है कि कल्याण सिंह वो चेहरा हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में कमल एक बार से खिला सकते हैं। कैमरामैन आरिफ खान के साथ समय के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन। यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता ओम प्रकाश सिंह ने 2017 चुनावों में कल्याण सिंह को बीजेपी का चेहरा बनाने की खबर पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि गुज़रे जमाने के लोगों से चमत्कार की उम्मीद करना बेईमानी होगी। गुजरे हुए जमाने के लोग हैं, आज जमाना कुछ और है, कल जमाना कुछ और था। लेकिन जब कोई पहलवान जवानी में जोर छोड़ दे तो सोचता है कि बुढ़ापे में उतनी ही ताकत है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अद्भुत लोग है, ये भाग्य भगवान के भरोसे, कर्म तो इनके पास है नहीं। हालांकि एसपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सिंह मानते हैं कि विधानसभा चुनावों में लड़ाई बीजेपी से होगी, जबकि बीएसपी कहीं नहीं होगी। 2017 में किससे लड़ाई देखते हैं आप? क्योंकि आप सत्ता में हैं और जो भी पार्टी आपके सामने होगी उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बसपा तो कहीं से आएगी नहीं, देख लीजिएगा। रही भारतीय जनता पार्टी, इनका भी बिहार से दिल्ली से जो ग्राफ है, जो ये चौथी दुनिया दिखाते हैं, जो दुनिया कहीं है ही नहीं है और उस दुनिया की कल्पना करते हैं, तो वो दुनिया कहीं टिकती नहीं है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि देखिए लड़ाई तो किसी से नहीं है, दूसरे के लिए भले लड़े, दूसरा में तीसरा कौन बनेगा और दूसरा कौन बनेगा, आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश सरकार।
तो क्या कल्याण सिंह खिलाएंगे यूपी में कमल? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से संवाददाता शिल्पी सेन। शिल्पी, जिस तरह से राजस्थान से उठकर लखनऊ पहुंचे हैं कल्याण सिंह अपने जन्मदिन पर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो खुद भी मनी मन जानते हैं कि आने वाले चुनावों में वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए पोस्टर बॉय बनने वाले हैं, कहीं उनके लिए उनकी छवि दिखने वाली है एज अ सीएम। देखिए, कल्याण सिंह लखनऊ में अपना जन्मदिन हमेशा मनाते रहे हैं। इस बार वो राजस्थान के राज्यपाल हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच ही अपना जन्मदिन मनाना चाहते थे। जिस तरह से हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा लोगों की क्या भावनाएं हैं, कार्यकर्ताओं की क्या भावनाएं हैं और कल्याण के जो समर्थक रहे हैं उनकी क्या भावनाएं। मैं इस समय कल्याण सिंह के आवास पर हूं। हालांकि कल्याण सिंह अभी भी कार्यकर्ताओं से घिरे बैठे हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ भी हैं। इन सबकी राय ये है कि कल्याण सिंह एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरे को आगे कर सकती है बीजेपी, क्योंकि जैसा आपने कहा, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय रहे हैं कल्याण सिंह। राम मंदिर आंदोलन जो बीजेपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, उसके नायक रहे हैं कल्याण सिंह। और जो नारा अब बीजेपी दे रही है, यूपी में उसके सूत्रधार रहे हैं, यानी सुशासन के नारे के सूत्रधार भी कल्याण सिंह रहे हैं। तो ये हर बात कल्याण सिंह पर फिट बैठती है। और सबसे बड़ी बात जो अभी साक्षी महाराज कह रहे थे कि जो जातिगत समीकरण है उसमें भी कहीं न कहीं कल्याण सिंह फिट बैठते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय वो संवैधानिक पद पर हैं और ऐसे में वो खुद कुछ नहीं कह सकते। थोड़ी देर पहले मीडिया से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मैं संवैधानिक पद पर हूं और मैं अपनी मर्यादा में रहता हूं। बात बिल्कुल सही है। और उसके अलावा भी जो एक फैक्टर मुझे दिखता है वो ये है कि 82 पार के हो चुके हैं कल्याण, और जिस तरह से मौजूदा राजनीति है बीजेपी की, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि वयोवृद्ध नेताओं को मार्गदर्शक की भूमिका तक ही सीमित रखा जा रहा है। ऐसे में कल्याण की भूमिका क्या हो सकती है? लेकिन उनके जो और फैक्टर्स हैं वो अपनी जगह हैं, जो ये कयास हैं वो और जगह हैं। लेकिन इस बीच में आपको बताना चाहूंगी कि सुबह से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां लगा रहा। सुबह हवन हुआ, उसमें बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ रही। अभी भी कार्यकर्ता आप मेरे पास देख सकती हैं, यहां पर कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता हैं जो आए हैं उत्तर प्रदेश में, दूर दूर से आए हैं सिर्फ मिलने के लिए, जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। इस बीच कई नेता यहां पहुंचे, क्योंकि कल्याण सिंह जब यहां होते हैं और उनका जन्मदिन होता है तो बीजेपी का हर वो नेता जो लखनऊ में होता है, बाहर से भी लोग आए हैं, वो पहुंचे हैं। यहां सांसद पहुंचे हैं, कई यहां विधायक पहुंचे हैं, कई प्रदेश अध्यक्ष अभी गए हैं, विनय कटियार अभी उनसे मिलकर के गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा इवेंट कल्याण के जन्मदिन को हमेशा माना जाता है। लेकिन अब पार्टी इसको किस तरह से आगे रखती है, क्या जिम्मेदारी देती है, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के मन में एक उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश जो कल्याण सिंह की कर्ण भूमि है और जिसमें वो हमेशा पार्टी का चेहरा रहे, उसमें कल्याण सिंह को आगे कोई मौका मिले। लेकिन ये कार्यकर्ताओं के मन की बात है, देखना यह है कि पार्टी क्या फैसला करती है। शिल्पी, साथ ही ये बात भी है कि ये बात बिल्कुल सही है, सही मायनों में कही जा सकती है कि वो 82+ हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी का आज का जो रवैया है, क्योंकि यूथ उसमें आ चुका है, ज्यादा काम करने की बात हो रही है। नो डाउट कल्याण सिंह पहले भी सीएम रह चुके हैं यूपी के, लेकिन अब और तब में बहुत फर्क है। और शायद यही वजह भी है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी चुटकियां ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को मालूम है कि हाँ, उनके लिए कल्याण सिंह बहुत बड़ा एक नाम है और शायद यही एक टक्कर भी दे सकता है। लेकिन मनी मन ये बात भी वो जानते हैं कि वो 82+ है, तो वो किस कमान को संभाल पाएंगे। इसको लेकर उनके हलकों में उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच क्या चर्चा है? बिल्कुल, देखिए, जो इस समय पार्टी की मौजूदा स्थिति है, जो सियासत है, उसमें यही बात सामने आती है कि 82 पार के कल्याण क्या किस भूमिका में आ सकते हैं। क्योंकि अगर पार्टी के ही उनके समकक्ष नेताओं को देखें तो कहीं न कहीं उनको मार्गदर्शक की भूमिका में एक तरह से भेजा जा चुका है। लेकिन एक बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश की सियासत की है वो ये कि हमेशा पूरे देश की सियासत से अलग रही है। और अभी फिलहाल बीजेपी की यह मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश में कल्याण के बराबर कोई ऐसा चेहरा नहीं है बीजेपी के पास जो बीएसपी अध्यक्षा मायावती या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समकक्ष ठहरता हो। यानी प्रदेश में चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन इन तीनों नेताओं को मैच करने के लिए कोई चेहरा अभी फिलहाल पार्टी को नहीं मिल रहा है। तो अपनी जगह दोनों ही बातें हैं। अब इसमें देखना ये है कि पार्टी किस तरह से इसको सामने लाती है या फिर पार्टी कोई नया रास्ता निकालती है। लेकिन आज
कल्याण के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं में ये जरूर भावना दिख रही है कि कल्याण सिंह को कोई न कोई जिम्मेदारी मिले, पर हालांकि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सभी बातों को तय करता है, तो ऐसे में देखना यह है कि किस तरह की क्या जिम्मेदारी मिलती है। कल्याण सिंह के कार्यकर्ता हैं वो तो नारे लगा रहे हैं। शिल्पी, जानना चाहेंगे इन कार्यकर्ताओं से ही कि इनकी क्या मनोस्थिति क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या वो वापस कल्याण सिंह को एज सीएम वहां पे देखना चाहते हैं? देखिए, आपका सवाल मैं पूछती हूँ, हालांकि जो जवाब है कहीं न कहीं ये बताइए, आप जन्मदिन की बधाई देने आए हैं कल्याण सिंह जी को, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई भूमिका उनकी हो सकती है? सीधे सीधे कहें तो क्या उनको उत्तर प्रदेश में चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है पार्टी? कर सकती पार्टी। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि कल्याण सिंह से व्यक्तित्व का धनी और जो है प्रतिभाशाली, पब्लिक को जोड़ने वाला ऐसा कोई अभी करिश्माई नेता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्ग हैं, बहुत योग्य हैं और बहुत इनका कहना है बुजुर्ग हैं और बहुत योग्य हैं। हमारे साथ कई और लोग हैं जिनसे बात करते हैं, कई और कार्यकर्ता हैं। ये बताइए कि आप कल्याण सिंह को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। एक बात उठ रही है कि उत्तर प्रदेश में उनको आगे कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है, हालांकि सिर्फ कयास है ये, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना देखें तो यहाँ आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? वो लौह पुरुष हैं और उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में याद होना चाहिए जो भूमिका उन्होंने निभाई है। उत्तर प्रदेश की जनता उनकी डिमांड कर रही है कि अगर वो आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। और लेकिन एक बात, उनका एज फैक्टर भी तो है, 82 पार के हो चुके हैं कल्याण सिंह। वो चिर युवा है और उनका अनुभव है। पूरे एक एक विधानसभा पे अगर 403 विधानसभा पे पूछा जाए तो एक एक विधानसभा पे उनको पता है कि कहां पे किसको लड़ाया जाए, और ये बिल्कुल उम्मीद है 403 विधानसभा पे जितने अनुभवधार नेता हैं, अगर उनको ये जिम्मेदारी मिलेगी तो उत्तर प्रदेश में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। तो शिल्पी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चाहे एज फैक्टर कुछ भी हो जाए, लेकिन कार्यकर्ता से लेकर तमाम लोग जो हैं वो आज जन्मदिन की बधाई के साथ साथ कहीं ना कहीं मन में इस बात को जरूर रख रहे हैं कि चाहे उम्र जो भी हो गई हो, लेकिन कल्याण सिंह अगर आते हैं तो वो वही रौब और रुतबे के साथ आएंगे जितना कि वो पहले था। शुक्रिया शिल्पी इस पूरी चर्चा के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे और इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हमें डांट पड़ती थी क्योंकि हम स्कूल जाने से मना करते थे, और कुछ लड़कियों को इसलिए डांट पड़ती है क्योंकि वो स्कूल जाने की जिद करते हैं। जिद उसकी, जुनून उसका, संघर्ष उसका, पढ़ने की चाह उसकी। आप तो बस थोड़ा हौसला दे दीजिए और बुलंद हो जाएगी हिम्मत उसकी। वो तो स्कूल जाएगी, अकेली सबसे लड़के या हमारे सहयोग से, बस ये देखना है। ये कहना काफी नहीं है कि स्कूल जाना हर लड़की का हक है, हमें उन्हें वहां तक पहुंचाना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार को आज अंतिम विदाई दी गई। शहीद निरंजन को उनके पैतृक गांव में केरल के पलक्कड़ में अंतिम विदाई दी गई। अंत्येष्टि के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और राजनेता और सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार पठानकोट में बम डिफ्यूज करते वक्त शहीद हो गए। पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के मामले में आईबी की जांच में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह भी हैं। आईबी इस बात की जांच कर रही है कि एसपी सलविंदर सिंह का हमले से 3 दिन पहले पीएपी ट्रांसफर कर दिया गया था, तो वो पठानकोट के इलाके में क्या कर रहे थे। वहीं सलविंदर सिंह ने कहा है कि आतंकवादियों ने उन्हें अगवा कर दिया था और आंखों पर पट्टी बांधी थी। उन्होंने कहा कि आतंकियों की संख्या 5 से 6 थी और वो हिंदी, उर्दू और पंजाबी में बात कर रहे थे। आपको बता दें कि एसपी सलविंदर सिंह समेत उनकी गाड़ी में सवार 3 लोगों को आतंकवादियों ने गाड़ी समेत अगवा कर लिया था। हाँ, वो कमांडर से बात कर रहे थे। मेजर के साहब किसके लिए वर्ड यूज किया? वो मेजर, वो जो आगे बैठा था, वो उसका हेड होगा ना, वो उसी से बात कर रहे थे। ये आपको किस जगह जाके उन्होंने फेंका है? फिर उसके बाद हमें तो पूरे पता नहीं चला। हमें जो आंखों से उन्होंने बंद कर दिया, हमारा मुंह बंद कर दिया,
और नीचे रख दिया तो बाजू पीछे बांध कर। जब उन्हें ये पता चला कि आप एसपी हैं तो उन्होंने कुछ उन्हें मालूम था कि आप एसपी हैं? नहीं, तब तक नहीं पता था उसको एसपी का। जब हूटर गाड़ी का चला था तो तब क्या हुआ था? ये तो राजेश के बयान के मुताबिक है, वो गाड़ी जो है हूटर बजा और एक गनमैन के मेरे फोन किया, मेरे फोन के ऊपर उन्होंने बोला सलाम सलाम, और उसके बाद वो फोन बंद कर दिया। तो उसके फोन बंद करने पे उससे पूछा राजेश से, मेरे राजेश के मुताबिक उन्हें पूछा कौन है वो, उन्होंने बोला डीएसपी एसपी है जो भी है। फिर उन्होंने कमांडो ने बात की उधर पाकिस्तान में, फिर मेरे को वापस लेने के लिए आगे मारने के लिए। ये क्या मतलब क्या बात है, जरा थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि ये फोन किसने किया, क्या कहा, ये थोड़ा विस्तार। ये नहीं, मुझे दिखा ही नहीं है। मेरी आंखें बंद कर दी नीचे करके, जब आंखें नीचे बंद कर दी, पट्टी बांध दी आंखों, मुंह मेरा बंद कर दिया, आंखें बाजू मेरी है जो पीछे बांध दी, उसके कोई पता नहीं चला कहाँ ले गए, कैसे नहीं होगा। ये मुझे पता नहीं, क्या ये रास्ता पूछ रहे थे आपको, ये कहाँ जाना है, इन्होंने कोई रास्ता नहीं, मुझे मेरे को तो पता नहीं ना चला कहाँ ले गए वो नीचे। मुझे आपको बताइए उन्हें किस तरह से रास्ता मालूम था? अगर एयरबेस पे वो गए हैं जहाँ पे गए, उन्हें किस तरह रास्ता, क्या वो जीपीआरएस था उनके पास? हाँ, जीपीआरएस था मेरे, उनके पास जीपीआरएस था। हाँ, आपने देखा वो जीपीआरएस? बात कर रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि हम जीपीएस से लोकेशन ले रहे हैं, क्या क्या ऐसे जीपीआर की वैसे बात की थी। हाँ जी, उसमें क्या क्या बात की थी? जो भी मेरा जो समय था बहुत कम था, जो मैं बाजू करने के लिए बंद कर दिया। बंद करके मुझे काफी दूर जाके, और जहां जगह थी उधर उन्होंने फेंक दिया, और मेरे को और मेरे वो जो है जो कुक है उसको बांध के कहा झाड़ियों में हमें धक्का दे दिया। इधर एक बात बताइए, देखिए आप जीपीआरएस था, उनको कैसे मालूम था ये रास्ता जिस जगह पे वो गए? क्योंकि उन्होंने ना आपसे रास्ता पूछा, राजेश वर्मा जी से भी हमने बात की, उनसे भी रास्ता नहीं पूछा। तो किस तरह से वो गाड़ी को लेके उस डेस्टिनेशन अमृतसर एयरपोर्ट? ये नहीं मुझे पता, ये कैसे पता नहीं है। हो सकता है वो रास्ता जानते हो, रैकी करके पहले जो भी है, लेकिन हमसे नहीं पूछा। वो राजेश कह रहे थे आपने ये इन्फॉर्मेशन जिससे पूछो, और ज्यादा टाइम वो था उसके पास। आपको कितनी देर पहले आपको उन्होंने धकेल दिया था गाड़ी से? हाँ, दोनों मेरे और मेरे कुक को बांध कर वो उधर धकेल दिया था। पठानकोट में आतंकी हमले के करीब 5 दिन पहले ही पंजाब पुलिस को खुफिया विभाग से चौकन्ना रहने का अलर्ट मिला था। गृह मंत्रालय से जारी इस अलर्ट में नए साल के आसपास आतंकी हमले की आशंका जताई गई थी। भारत में घुसने के बाद आतंकवादियों ने गुरदासपुर एसपी सलविंदर सिंह को अगवा भी किया। इन तमाम जानकारियों और अपहरण की घटना के बावजूद पठानकोट जैसा आतंकी हमला होना पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े करता है। पाकिस्तानी विदेश विभाग ने सोमवार रात एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर आतंकी हमले के संबंध में भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरागों पर काम कर रहा है। इस बयान में कहा गया है कि आतंकवाद से मुकाबला करने और उसे उखाड़ फेंकने में पाकिस्तान की प्रतिबद्धता के अनुरूप वो भारत सरकार के संपर्क में है। पाकिस्तान ने कहा कि वो उपलब्ध कराए गए सुरागों पर काम कर रहा है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान को सतत वार्ता प्रक्रिया के प्रति कटिबद्ध रहना चाहिए। भारत के सबूत सौंपने के बाद पाकिस्तान द्वारा जारी गए इस बयान को अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पठानकोट हमले की निंदा की, साथ ही केंद्र सरकार की विदेश नीति को भी आड़े हाथों लेते हुए सरकार से सफाई देने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि कई बेटियां विधवा हो गईं, मां बाप के बेटे शहीद हो गए। ये एक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ पठानकोट में ही नहीं बल्कि मजार शरीफ पर भी हमला हुआ है, जैसा कि 2008 में पहले काबुल और फिर मुंबई पर हुआ था। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी नीति साफ करे। यह हमला कई सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा नाटकीय थी और प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। हमारे कुछ प्रश्न हैं, ये आग्रह है प्रधानमंत्री जी से, उनका उत्तर दें। देश को शायद उससे एक स्पष्टीकरण मिलेगा। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बड़ा बयान दिया है। तस्लीमा ने कहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। तस्लीमा ने कहा है कि आतंकवाद विभाजन का तोहफा है। वहीं तस्लीमा ने यह भी कहा कि बांग्लादेश भी आतंकी देश बन रहा है। पठानकोट हमले के मद्देनजर जारी किए गए हाई अलर्ट को लेकर बलरामपुर में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ने चौकसी का बड़ा अभियान छेड़ दिया है। बलरामपुर नेपाल से सटा हुआ जिला है, इसलिए यहां प्रशासन ने अतिरिक्त तौर पर एहतियात बरती है। नेपाल के लगते जिलों में हाल के दिनों में बड़ी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को देखते हुए यहां सुरक्षा बलों को कड़ी चौकसी रखनी रही है। एसएसबी को यहां खासतौर पर सतर्क रहने को कहा गया है। रेलवे और बस स्टेशन में
हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है और पूछताछ भी की जा रही है। सीमावर्ती इलाकों से आने जाने पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। और फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए बन रही है। उत्तर प्रदेश असीमित क्षमताओं का प्रदेश, गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे और अनेक मेले त्योहारों का प्रदेश उत्तर प्रदेश यूपी में पधारे अपने सभी प्रवासी भारतीय बंधुओं का स्वागत करता है। ब्रेक के बाद का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने ऑरविन फॉर्मूले को लेकर कार पूलिंग का संदेश दिया है। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने कहा है कि वो जस्टिस ए.के. सिकरी के साथ कार पूलिंग कर रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ऑरविन फॉर्मूले में छूट मिली हुई है। आपको बता दें कि जस्टिस टी.एस. ठाकुर की कार ऑड नंबर की है, बल्कि जस्टिस सीकरी की कार इवन नंबर की है। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने खामोश नाम की एक किताब लिखी है। खामोश का विमोचन 6 जनवरी को दिल्ली के क्लैरिस होटल में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर शाम 7 बजे रखा गया है। इसके लिए नीतीश कुमार और लालू यादव को न्योता दिया गया है। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के सभी नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी होंगे। इस समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। शारदा चिटफंड घोटाले की छठी चार्जशीट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम का नाम शामिल किया गया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक चार्जशीट में नलिनी को न ही आरोपी बताया गया है और न ही गवाह, लेकिन नलिनी के पास कुछ अहम जानकारियां हैं जिसके बारे में सीबीआई आगे चलकर उनसे पूछताछ कर सकती है। एक सीबीआई अफसर के मुताबिक पूरे मामले में नलिनी का नाम इसलिए आया है क्योंकि उनकी फीस शारदा के पैसे से दी गई थी। इस मामले में सबसे पहले नलिनी का नाम अप्रैल 2013 में सामने आया था। इस दौरान शारदा के मालिक सुदीप सेन ने सीबीआई को लिखे खत में कहा था कि नलिनी को शारदा के खातों से पैसा दिया गया। पूरे मामले की जांच सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ कर रही है। जून 2010 से सितंबर 2012 के बीच बैंक खातों से पता चलता है कि नलिनी को 65,85,000 रुपए दिए गए, लेकिन शारदा ग्रुप की टीडीएस रिपोर्ट में उन्हें 1.5 करोड़ रुपए दिए जाने की बात कही गई है। चमोली में नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग पर सेतोली में आज सुबह रोडवेज की एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हो गए। बस में करीब 25 लोग सवार थे और बस गोपेश्वर जा रही थी। तभी रास्ते में सेतोली में ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। राहत और बचाव टीम मौके पर घायलों को बचाने में लगी हुई है। हरिद्वार पंचायत चुनाव की मतगणना का काम शुरू हो गया है। रुड़की ब्लॉक में सुबह 8 बजे से 47 जिला पंचायतों के लिए मतगणना का काम शुरू हुआ है और उम्मीद है कि नतीजे शाम तक सामने होंगे। जिला पंचायत सीटों के लिए कुल 850 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। साथ ही पुलिस ने प्रत्याशियों की बैठक लेकर यह भी साफ कर दिया है कि जीतने वाले प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकालेंगे। रुद्रप्रयाग कृष्णदेव सुमन विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते 121 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। संस्कृत विषय से बीए तृतीय विषय के परीक्षा देने वाले 123 छात्रों में से 121 छात्रों को अनुपस्थित दिखाया गया है, जबकि पीजी कॉलेज मिस मुनि के रिकॉर्ड में सभी 121 छात्र उपस्थित हैं और सिर्फ 2 अनुपस्थित हैं। यानी कि विश्वविद्यालय की गलती का खमियाजा अब ये छात्र भुगतेंगे और वो इस साल प्रतियोगिता परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। हालांकि कॉलेज के प्रोफेसर का कहना है कि गलती को जल्द ही ठीक करवाने की कोशिश की जा रही है।